हेलो साथियों, स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी टॉपिक ये है कि बीटीएससी ने नोटिफिकेशन बिहार में अनुदेशक का दे दिया है। जो भी सरकारी आईटीआई हैं उसके अंदर अनुदेशक की वैकेंसीज आ चुकी हैं और अभी जो वैकेंसी आई है वो आईटीआई वालों के लिए आई है। बाकी डिप्लोमा और बीटेक का अभी नियर बाई समय के अंदर आने वाली है। जो हमारी वैकेंसी दी गई है आईटीआई के लिए, जरा उसके अंदर जो भी पात्रता है, जो भी आधार हैं, क्या हमारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया होंगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर जो हमारी वैकेंसी है उसके अंदर हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन किस तरीके से दिए गए हैं और क्या क्या चीज़ इसके अंदर जो हमारी मेरिट लिस्ट डिसाइड होंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ दिए जाएंगे, इन सारे पहलुओं के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कंप्लीट फुल एनालिसिस करने वाले हैं। आपके अंदर एक भी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, मैंने ये नोटिफिकेशन जो है ये 22/2023 विज्ञापन संख्या मैंने लिया है। तो यहाँ पे कोई भी विज्ञापन के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का अंतर नहीं है। सारे विज्ञापन की जो ये नंबर्स हैं, ये नंबर सिर्फ चेंज किए गए हैं। ये जो नंबर दिए गए हैं ये नंबर चेंज किए गए हैं कि हर एक ट्रेड वाइज हर एक का अलग अलग विज्ञापन दिया गया है। तो उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। हाँ, चेंज जो होने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर हम लोग कुछ एक बातें करेंगे कि आखिर इसके अंदर चेंज है किस चीज़ के अंदर। तो साथियों, जरा अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रीशियन का दिया गया है। ये आपका इलेक्ट्रीशियन का क्या चीज इसका होने वाला है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, जो इलेक्ट्रीशियन हैं, और सबसे पहली बात अगर आप देखें तो btsc.bis.nic.in के ऊपर जाकर के इसके फॉर्म की अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होने वाला है ना, वो जरा देखो आप। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, यहाँ पे देखिए, ये जो वेतनमान है ना, किसी भी आईटीआई के लिए जो भी आईटीआई किए होंगे उनको पता होगा ये ग्रेड पे, ये वेतन का स्तर और इतनी अच्छी सैलरी आपको कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दे सकता है आईटीआई के ऊपर। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प है, बहुत ही अच्छा आपके पास तरीका है इस जॉब को पाने का। अगर आप देखो, रेलवे एक बहुत बड़े नंबर में वैकेंसी दे दी है। रेलवे की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो स्टार्टिंग ग्रेड पे होता है, 1800 या 2200 से स्टार्ट होती है। लेकिन आप देखो, ये जो आपकी वेतनमान है ग्रेड पे है, ये 4200 की है और ये लेवल 6 की जॉब है। तो आईटीआई सर्टिफिकेट के ऊपर आपको इससे बेहतर जॉब कोई नहीं मिल सकता है। ठीक है, और देखिए आगे, तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई हो, आगे आने वाले लेक्चर के अंदर आप ये देखेंगे कि आपकी वैकेंसीज क्या हैं। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम ये मान लें कि ये इलेक्ट्रीशियन के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही है, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रीशियन के अंदर आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी से या एससीवीटी से, राज्य सरकार से या फिर केंद्र सरकार से संबंध किसी भी तरीके का वो आईटीआई, एससीवीटी या एनसीवीटी होना चाहिए। आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, पहली बात। दूसरी जो बात है वो आती है अनुभव की, कि सर आखिर अनुभव का क्राइटेरिया क्या है। तो देख लीजिए आप, अगर आप राज्य सरकार या बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग या संस्थान से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो, तब आप अपनी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 3 साल की अनुभव के आधार पे आप यहाँ पे फॉर्म के अंदर मेंशन करके आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। एक चीज और मेंशन है और वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई अप्लाई करने वाले छात्र अगर CITS किए हुए हैं, इससे जो भी उनका संबंधित ट्रेड है उससे अगर CITS किए हुए हैं, 1 वर्षीय कोर्स होती है। जैसे आप ITI कर लेते हैं तो 1 साल की एक CITS कोर्स होती है। ठीक वैसे ही जैसे आप इंटर यानी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो उसके लिए जो पढ़ाने के लिए आपकी स्कूल्स वगैरह होती हैं, तो उसके लिए आप DLED करते हैं या BEd करते हैं। ठीक उसी तरीके से आपकी ये CITS होती है, जो किसी भी ITI के अंदर पढ़ाने के लिए आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। लेकिन किन के लिए? ये ITI वालों के लिए सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि अभी जो हमारी वैकेंसीज दिख रही हैं वो ITI लेवल की ये दिख रही है और सिर्फ
वही छात्र एलिजिबल हैं जो ITI किए हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ ITI के लिए है, बाकी डिप्लोमा और बीटेक के लिए नहीं है। लेकिन वो इस क्राइटेरिया को जो फॉर्म फिलअप करने का है, इन सब चीज़ों को, पहलुओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ खेल खेला गया है। क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस फॉर्म के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो किंतु परंतु के साथ दी गई हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल आप देखोगे समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है एक और चीज़, क्या कि ये सारे जो दिए गए थे बात ना, ये तो वैसे छात्र के लिए दिए गए हैं जिनके पास पहले से CITS की डिग्री है, ITI के बाद कहीं ना कहीं वो पढ़ा रहे हैं, उनके लिए थी। लेकिन वैसे छात्र जो CITS नहीं किए हुए हैं, सिर्फ फ्रेश ITI किए हुए हैं, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? बात ये भी आती है कि सर अगर मैं ITI किया हूं सिर्फ, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, और आपके लिए है भी ये फॉर्म। लेकिन अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो थोड़ी देर आप वेट करिए, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर इनका कैलकुलेशन कैसा है, किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं मेरिट लिस्ट के लिए नंबर्स को। वहां पे क्लियर हो जाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। देखिए ये दिया गया है कि वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसाय के लिए यथाविधि अधिमान्य अहर्ता नहीं रखते हैं, मतलब जो ऊपर दिया गया है ये तीनों अहर्ता अगर आप नहीं रखते हैं, मतलब तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। कर लिए, परंतु यदि, परंतु दे दिया ना, परंतु यदि कंडीशन क्या है? यदि आप चयनित हो जाते हैं, इसका अगर उस छात्र का चयन हो जाता है तो कार्यभार करने के तिथि से 3 वर्ष के अंदर आपको CITS पास करना होगा। चलो सही बात है, मैं कार्यभार लेने के 3 साल के अंदर CITS कर भी लूंगा, लेकिन पहले मेरी ज्वाइनिंग हो तो सही। तो ज्वाइनिंग के लिए दिया गया है कि अगर आप CITS पास कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं, लेकिन करने का क्या तरीका है? तो आपको जो ये जॉब ज्वाइन करोगे जब पास करने के बाद, तो 1 साल के अंदर 3 साल का समय दिया जाएगा। उस 3 साल में, प्रथम 3 वर्ष में 1 साल का ये कोर्स आपको उक्त छुट्टी दी जाएंगी। 1 साल की ये छुट्टी दिया जाएगा। उस छुट्टी में आपको ये CITS की डिग्री ले लेनी है। अगर आप नहीं ले पाए तो एक बार और चांस दिए जाएंगे और फिर आपको पास कर लेने हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं कर पाए, 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद अगर नहीं कर पाए, तब क्या होगा? तब ये बात दी गई है। और यहाँ पे क्या दी गई है तो देखो, ये अगर आप पास नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो आपकी जो वेतन वृद्धि होगी ना, उसको रोक दी जाएगी। ये वेतन वृद्धि जो है आपकी रोक दी जाएगी, और सरकार आपकी सेवा समाप्त करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकती है कि मैं इस छात्र को, इस प्रशिक्षणार्थी को, जो आप प्रशिक्षणार्थी मैं बोला हूं इसलिए क्योंकि आप अभी प्रशिक्षणार्थी हैं, उस समय नहीं रहेंगे क्योंकि उस समय तो आप टीचर हो चुके होंगे, तो उनको मैं क्यों ना निरस्त कर दूं, क्योंकि ये अभी तक खुद का 2 एग्जाम तो पास कर नहीं पाए हैं, फिर इसको मैं कैसे रखूं? इसीलिए खैर, तो आगे देखिए, इन्होंने एक, इस फॉर्म की बात मैं नहीं करूंगा, इससे थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये कितने वैकेंसीज दी गई हैं, कहाँ पे है, क्या चीज़ है, वो नहीं मैं बात करने वाला हूँ अभी देख लीजिए आप। यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, और वो क्या चीज़ कि अधिकतम आयु सीमा। पहली बात तो आप ये समझ चुके कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहली बात है कि आप ITI किए हो, उसके साथ CITS हो, उसके बाद कार्य अनुभव हो, तो आप ये डाल सकते हो। लेकिन इसके अंदर गणना कैसे करेंगे, क्या होगी, वो कैलकुलेशन थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले थोड़ी सी एक चीज आप देख लो, वो क्या चीज कि आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम, कम से कम आपकी आयु 1/8/2022 तक 21 वर्ष होनी चाहिए। 1/8/2022 तक अगर आपके उम्र 21 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये तो न्यूनतम हो गई, अधिकतम क्या है? तो अधिकतम जो आयु सीमा है वो अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 37 वर्ष है। जनरल जो भी है, जनरल के अंदर वो 37 वर्ष। जो अनारक्षित महिला हैं उनको 3 वर्ष का छूट है और वो 40 वर्ष है, यानी कि जनरल जो महिला है उनको 40 साल की दी गई है। जबकि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष या महिला सभी के लिए 40 वर्ष दिए गए हैं। यानी कि अनारक्षित महिला, OBC और EBC की महिला और पुरुष सबके लिए जो उम्र सीमा है वो 40 वर्ष है।
जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए महिला या पुरुष के लिए उम्र सीमा 42 वर्ष दी गई है। इतना ही नहीं है, रुकिए, इतना ही नहीं है, इसके बाद और भी है। और क्या है, तो अगर आप समान प्रशासन विभाग में कार्य कर रहे हो, ठीक है, तो 22/1/2021 के आलोक में 22/1/2021 के आलोक में जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग अगर सामान्य प्रशासन विभाग में वर्क कर रहे हैं तो उनको अधिकतम 10 वर्ष की उम्र के अंदर छूट दी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सामान्य प्रशासन विभाग में के अंदर अगर कोई इंसान जो जॉब कर रहा है लेकिन वह चाहता है कि उनकी वेतनमान में वृद्धि हो, उच्चतर वेतनमान की अगर उनको इच्छा हो तो वो फॉर्म भर सकते हैं और उनको आयु सीमा के अंदर 5 साल की छूट दी जाएगी। जबकि अगर आगे हम देखें तो अंतिम नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन, अगर हम लास्ट टाइम जो प्रकाशन देखे, विज्ञापन देखे जो प्रकाशित हुई थी वो कब हुई थी, तो 1/8/2006 को, 1/8/2006, याद करो आप, 2006 का समय, आज 2023 चल रही है, यानी कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी ना वो 2006 की बात हो रही है। 2006 के अंदर जो भी उम्मीदवार थे जो फॉर्म भरे थे, कट ऑफ पार नहीं कर पाए थे जो भी चीज था, लेकिन मान लो 2006 के बाद 2008 में उनकी एज एक्सपायर हो रही थी, 9 में एक्सपायर हो रही थी, वैकेंसी तो नहीं आई, तो क्या वो एलिजिबल हैं? हाँ बिल्कुल है। कैसे हैं जरा ये देखिए, ये चीज दिया गया है कि वैसे उम्मीदवार जो 1/8/2006 को फॉर्म भरे थे, उनकी गणना नहीं हुई थी एज की, उस एज के अंदर वो फुलफिल करते हैं, तो ध्यान रखो 1/8/2007 से लेकर, दिनांक 1/8/2007 से लेकर के 1/8/2022 तक अगर उनकी एज बची हुई थी ना, 1/8/2007 से लेकर के 1/8/2022 के बीच में अगर उनकी एज बची हुई थी, ठीक है, तो वो भी इस फॉर्म को भरने का अहर्ता रखते हैं। यानी कि अगर आपकी एज 42 साल से ऊपर हो गई है, 50, 55, 60 साल हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज दी गई है कि अंतिम नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में उम्र सीमा की गणना हेतु कट ऑफ संख्या जो इतना दिया गया था, निर्धारित था, वैसे उम्मीदवार, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज दिया गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंदर, यहाँ पर देखिए एक बात दिया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या चीज है, तो देखिए श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संविदा पर नियोजित व्यवसाय निदेशक के पद पर कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंत में इसमें शामिल किया जाएगा। उक्त छूट की गणना कट ऑफ डेट 1/8/2022 तक की जाएगी। जो आपकी एज की कैलकुलेशन है ना, 1/8/2022 तक किया जाएगा, और जो आपकी एज की कैलकुलेशन है जो संविदा पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी यही क्राइटेरिया होने वाली है। लास्ट में एक वर्ड दिया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को जो कंडिका, जो ये सारे प्रोसेस दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5 में कोई भी छूट जो मैक्सिमम आयु सीमा है उसमें है, जिसके अंदर वो फिलअप कर सकते हैं वो ठीक है, अदरवाइज इससे बाहर का कुछ भी है तो वो फिलअप नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मेरी, वो चयन की प्रक्रिया बहुत ही बेहतर दिया गया है। जरा समझो चयन की प्रक्रिया कैसी है। देखिए जो आपकी चयन की प्रक्रिया है वो प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी। प्रथम चरण जो होगा लिखित होगा। फिर कहोगे कि सर जब प्रथम चरण लिखित होगा तो क्या इसके बाद भी एग्जाम है? ना, बिल्कुल भी नहीं, इसके बाद एग्जाम नहीं है, एग्जाम सिर्फ एक है। लेकिन जो कैलकुलेशन है ना इनका वो बड़ी तगड़ा है, आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन पहले समझते हैं कि एग्जाम कैसा होगा, किस तरीके से लिया जाएगा। तो देखिए जो होंगे ना आपके क्वेश्चन वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होंगे और वो 100 होंगे, ठीक है। कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होगा, 2 घंटे का वो एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। लेकिन उस 100 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कहा है कि 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र ज्ञान एवं 20 प्रश्न सामान्य प्रशासन विभाग वाला आपको जो होगा सामान्य अध्ययन का वो क्वेश्चन होगा 20, यानी कि समसामयिक वगैरह से लेकर के वो 20 होंगे। लेकिन 80 आपके ट्रेड के होंगे। जरा ये समझिए जो ट्रेड का होगा वो कैसे होगा। तो इन्होंने कहा है कि 80 प्रश्न जो है वो ट्रेड का होगा। आप
MSDE के वेबसाइट पे जाइए या फिर DGET के जो वेबसाइट है, MSDE का जो DGET का वेबसाइट है, आप उस पे जाइए और जो आपका ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रिशियन का है तो इलेक्ट्रिशियन का, फीटर का होगा तो फीटर का, टर्नर का होगा तो टर्नर का, वहां से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं जाने की इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे सिलेबस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर के आप इस वेबसाइट के द्वारा जो भी सिलेबस दिए गए हैं वो सारे सिलेबस आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। खैर, हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, जो भी आपको सिलेबस दिया गया है तो जरा उस सिलेबस की बात कर लेते हैं, वहां पे कैसा सिलेबस है, ठीक है ना। तो अगर आप वहां सिलेबस देखें ना, तो जो आपकी ट्रेड थियरी की ये बात कर रहे हैं ना, जो आपकी ये ट्रेड थियरी की बात कर रहे हैं कि 80 क्वेश्चन जो होगा वो ट्रेड थियरी का होगा, चलो ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेड थियरी है ना, ये ट्रेड थियरी अब अलग ढंग से आती है। पहले सिर्फ ट्रेड के अंदर ट्रेड थियरी थी, लेकिन अब जो ट्रेड थियरी है ना, इसके अंदर 3 सेक्शन हैं। कौन कौन से सेक्शन हैं? तो एक तो आपकी ईडी, एक WCS व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस। यदि आप जो सोच रहे हो ना कि सिर्फ ट्रेड थियरी का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ ट्रेड थियरी नहीं होगा, जो भी अनुदेशक बनना चाहते हैं उनके लिए ट्रेड थियरी सेक्शन के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग भी रहेंगे, WCS भी रहेगा, इसके साथ में ट्रेड थियरी रहेगा। और अगर मैं बात करूं, जिसकी ये बात कर रहे हैं DGET का, तो DGET का अगर मैं बात करूं तो जैसे वो एग्जाम लेते हैं, कितनी की? 75 क्वेश्चन की। अगर वो 75 क्वेश्चन का एग्जाम वो अपने ट्रेड वाले लेते हैं, उसके अंदर इनकी जो 38 क्वेश्चन होती है वो ट्रेड की होती है, 38 क्वेश्चन, यानी कि 6 + 6 WCS और ES की होती है। तो ये तो बात हो गई जब 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा तब, यानी 50 क्वेश्चन कुल मिलाकर यहाँ पे देखूं तो 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन के अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 ED का और 6 WCS का। लेकिन अगर ED का ना हो तब, मतलब अगर मैं यहाँ पे ये सारे सेक्शन जो 75 का ले रहा था, तो फिर कहोगे सर जब 75 का था तो बाकी के 25 कहाँ गए? तो मेरे भाई 25 क्वेश्चन ES का आता है, इक्विलिब्रिटी स्किल का आता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ट्रेड थियरी का क्वेश्चन मैं पूछूंगा। अब आप कह नहीं सकते हो कि ES का भी पूछ लेंगे या ट्रेड थियरी का पूछेंगे, लेकिन अगर ये सिर्फ ट्रेड थियरी भी पूछे ना, तब भी उसके अंदर ED का और WCS का क्वेश्चन 100% रहेगा। इतना आप आश्वस्त रहिए। आप कभी ऐसा मत सोचना कि ट्रेड थियरी के अंदर WCS और ED का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ED का क्वेश्चन 100% रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। और अगर देखो कि क्वेश्चन होंगे कितने, क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, तो देखो अगर मैं 50 पे कैलकुलेट किया तो मेरी ये गणना है 50 पे 6, यानी कि लगभग 12%। यानी कि जब ये क्वेश्चन की संख्या 80 कर दिए, जब ये क्वेश्चन की संख्या 80 कर दिए तो 12×96 लगभग 9.6, यानी आप ये मान के चल सकते हो कि जो इनकी क्वेश्चंस होंगे, अगर इन्होंने 80 क्वेश्चन पूछे तो 80 क्वेश्चन के लिए तो इसका भी 12% इन्हें पूछना चाहिए ED का। तो लगभग मान कर चल सकते हो कि ED का क्वेश्चन जो होगा ना वो 10 क्वेश्चन होंगे। हो सकता है किसी सेट में 10 क्वेश्चन मिले, किसी सेट में 9 क्वेश्चन मिले, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लगभग ED का 10 क्वेश्चन होगा। और यही चीज WCS का, अगर मैं बात करूं WCS, तो WCS का भी 10 क्वेश्चन होगा। और बाकी के जो 60 क्वेश्चन होंगे ना, वो 60 क्वेश्चन आपके प्योर ट्रेड थियरी होंगे। जो आपके 80 क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि 80 क्वेश्चन आपका ट्रेड थियरी होगा, 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से होंगे, सामान्य अध्ययन से होंगे। तो इस 80 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ED का होगा, 10 क्वेश्चन WCS का होगा, और बाकी के जो 60 क्वेश्चन होंगे वो प्योर आपके ट्रेड थियरी होंगे, जो आपका ट्रेड हो उसका। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग और चीजें कुछ देखते हैं, आगे इन्होंने और क्या दिया है। अब देखिए आगे ये कह रहे हैं कि आपका एग्जाम CBT होगा, आपका एग्जाम CBT होगा। और वो एग्जाम के अंदर, उस एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी रहेंगी निगेटिव मार्किंग, आपका होने वाला है निगेटिव मार्किंग। किस ढंग से?
तो 1:4, एक सही के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलती के लिए 0.25 काटे जाएंगे, यानी कि 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। और आगे इन्होंने क्या दिया है कि अगर परीक्षा एक से ज्यादा पालियों में हुई, जो कि जिसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, तब आपको जो भी नॉर्मलाइजेशन की क्राइटेरिया है, जो भी प्रक्रिया है, उसको अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। आगे देखिए इसके अंदर और इन्होंने क्या करा है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन पश्चात कर्म जो भी होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, उसको देने के बाद में ये क्या करेंगे, द्वितीय चरण के उपयोग के लिए क्या चीज, मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अब वो मेधा सूची क्या होगा, तो देखिए एक थोड़ी सी इन्होंने एक वर्ड डाल दिया है कि जो भी जैसे रेलवे के अंदर करते हैं ना कि आपका जो जनरल है तो उसके लिए कुछ 40% चाहिए, ओबीसी के लिए इतना चाहिए, एसटी एससी के लिए चाहिए, लेकिन इस अर्हता से नीचे कुछ नहीं किया जाएगा आपका। वैसे भी जो कट ऑफ आपकी होती है ना, इससे कहीं ज्यादा होती है, लेकिन ये दे दिया गया है कि इतना कम से कम तो होना ही चाहिए। चलो ठीक है, इससे ज्यादा ही आपका आएगा और बहुत ज्यादा आएगा। चलो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि द्वितीय चरण है क्या। पहला चरण तो आपका था ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन, जिसमें 80 ट्रेड थ्योरी, 20 समान प्रसाद समान अध्ययन। जो द्वितीय चरण है ना, वो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आप देखो मेरिट लिस्ट क्या है भैया, बहुत खतरनाक दिया गया है, बहुत खतरनाक। जो मेरिट लिस्ट उन्होंने दिया है ना, उसकी गणना देखो ये कैसे करते हैं। मेरिट लिस्ट के अंदर इन्होंने दिया है कि अगर कोई भी छात्र जो एग्जाम दिया, 100 क्वेश्चन का आप दिए एग्जाम, लेकिन 100 क्वेश्चन जो है ना, आप कभी ये मत सोच लेना कि 100, अच्छा कुल तो 125 अंक है, 100 का तो हम देख ही दिए, बाकी 25 से ना बचा ना, बिल्कुल नहीं। आप जो ये सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका वेटेज कितना दिया गया है, 50 अंक। इस 125 में 50 अंक किसका, जो 100 क्वेश्चन आप दोगे उसका। जो भी आप 100 क्वेश्चन का सीबीटी एग्जाम देंगे, उसका वेटेज 50 अंक में दिया गया है। 50 अंक का मतलब क्या चीज है कि आपको लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का 50% दिया जाएगा। मतलब जो आपकी लिखित परीक्षा हुई ना, सीबीटी, उसका 50% दिया जाएगा। मान लो सीबीटी के अंदर किसी छात्र का आ गया 80 नंबर, ठीक है, तो 80 नंबर का 50% कितना हो लिया, 40, यानी कि 125 में अब आपके 40 मार्क्स आ गए। फिर आगे तो आगे जरा देखो क्या है, फिर उन्होंने दिया है कि राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, यानी कि एनटीसी। अब ये क्या है, एनटीसी क्या है, तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का मतलब है कि जैसे अप्रेंटिस आप करते हो ना, किसी भी व्यवसाय से रिलेटेड, जैसे रेलवे अप्रेंटिस कराती है, एनटीपीसी कराती है, एनएचपीसी कराती है, भेल सेल गेल सभी कराते हैं। जो भी अप्रेंटिस के होंगे ना, उसको दिया जाएगा 20% अंक, मैक्सिमम 20 मार्क्स। 20% का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किया क्या चीज, आपने अगर अप्रेंटिस कर रखा है और आपको दिए जाएंगे कितना, तो 20%, यानी 20 मार्क्स मैक्सिमम। और इस अप्रेंटिस के अंदर मान लो आपने लेकर आया यहां पर भी 80%, अप्रेंटिस में 80% या 90% जितना भी, ठीक है, तो 80 का 20% लगभग 16, यानी कि 16 मार्क्स और आपके हो गए। लेकिन इस 16 के बाद क्या, अब देखिए जो भी CITS होगा, यानी कि जो भी CTI किए होंगे, उनको 30 अंक डायरेक्ट दे दिए जाएंगे, 30 अंक, ठीक है ना। जो भी CTI किए होंगे 30% दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 30% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए जाएंगे। अगर मान लो आपके CITS के अंदर आपको मिल गए, यहां भी मैं मान लेता हूं 80%, तो इसका दिया जाएगा 30%, यानी कि 8 या 24, यानी कि 30 नंबर में से 24 नंबर यहां भी मिल गया, जो कि उनके लिए जो CITS भी किए, अप्रेंटिस भी किए, तब उनकी कैलकुलेशन ये आई। फिर आगे अगर मैं देखूं तो यहां पे है क्या चीज, तो आगे ये दिया गया है कि अगर आपने क्या चीज है, श्रम संसाधन के जो भी हैं वो व्यवसाय कहां पर काम किए हों, तो ये
काम जो कॉन्ट्रैक्ट पे अभी तक काम कर रहे हैं ना, उनके लिए दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी काम कर रहे हैं तो 1 साल का अधिकतम 5 और कुल अधिकतम उनको 25 अंक दिए जाएंगे। लेकिन लास्ट में अगर देखो ना तो एक चीज दिया गया है कि सेवा के लिए 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 दिए जाएंगे। साथ के साथ यहां पर एक चीज कह रहा है कि अगर कार्य दिवस की गणना जैसे फ्रैक्शन में हो गई, मान लीजिए किसी को 4.5 साल हुआ, फिर उसका कितना नंबर मिलेगा, तो 1 साल में जिस टाइम पीरियड तक जो 6 महीने या 8 महीने या 9 महीने हुए ना, तो 9 महीना को 365 से भाग दिया जाएगा और उसे 5 से गुना कर दिया जाएगा। जितना भी नंबर आया उतना दे दिया जाएगा। ये वाला जो पॉइंट इन्होंने जोड़ा है ना, इसके ऊपर क्या होगा, वैसे अभ्यर्थी इन्होंने तो सिर्फ कह दिया कि जो संविदा पे काम कर रहे हैं, संविदा पर जो कार्यरत हैं उनके लिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये संविदा वालों के दे दिए, जो भी आईटीआई के अंदर आईटीआई करके संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये दे दिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा अतिथि अनुदेशक के रूप में काम कर रहा होगा तब जो आईटीआई किया होगा उसका क्या होगा? क्योंकि वो भी तो कहेगा कि सर जब आप इनकी गणना फ्रैक्शन के अंदर कर सकते हो तो हम भी तो काम किए हैं, हमसे भी तो पूरा काम लिया गया है, तो आप मेरी गणना क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस भी ढंग से हो, आपका जो भी फॉर्मूला हो आप अप्लाई करो, लेकिन ये फॉर्मूला तो हमारे लिए भी अप्लाई होना चाहिए। खैर, इन्होंने विज्ञापन दिया है, हम विज्ञापन के ऊपर पुनः लौटते हैं। बाकी ये क्या करते हैं, इनकी एग्जाम कैसे होती है, ये सारे प्रोस्पेक्टस तो दे दिए हैं, लेकिन देखिए आगे क्या होती है। खैर आगे देखिए, आगे इन्होंने दे रखा है वही बात, प्रतिशत वगैरह से कोई मतलब नहीं है, आपको कितने परसेंटेज आए हैं इंटरमीडिएट के अंदर या फिर आईटीआई के अंदर या फिर मैट्रिक के अंदर, उससे कोई मतलब नहीं है, इतना आपका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, जो आपके एग्जाम होंगे ये टोटल नंबर आप लेकर क्या है ना, जो बाहर से फॉर्म भर रहे होंगे उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो यहाँ से फॉर्म भरेंगे बाहर से उनको ये टोटल कितना होगा, 0 3 4 7 1 8 80 नंबर, यानी कि 125 में आपके आए कुल 80। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाले का 25 नंबर है, वो तो 25 नंबर वो लेकर के जाएंगे, है ना। और मान लो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, जो अप्रेंटिस करते हैं वो सीआईटीएस नहीं करते हैं, जो सीआईटीएस करते हैं वो अप्रेंटिस नहीं करते हैं, कुछ एक होते हैं जो दोनों करते हैं, कुछ एक दोनों करते हैं। लेकिन फिर ये 25 नंबर जो कॉन्ट्रैक्ट का मिलेगा ना, वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट कर जाएगा, उनका कम स्कोर भी होगा, यहाँ पर स्कोरिंग कम भी होगा, तब भी उनकी होगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो सीआईटीएस है ना पहले ही वे कर चुके हैं, उनको सीआईटीएस करा दिया गया है और इसका वेटेज 30% है। अप्रेंटिस वो ना भी किए होंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहाँ से उनकी लगभग सिलेक्शन पक्की हो जाती है। आगे देखिए, तो आगे यहाँ पे दिया गया है एक चीज और, आगे दिया गया है कार्य अनुभव के बारे में। कार्य अनुभव का जो प्रारूप होगा वो नीचे संलग्न किया गया है इस फॉर्मेट में, तो वहां से आपको भरने हैं। अब देखिए आरक्षण का जो रोस्टर है वो कैसे होगा, तो आरक्षण उनके लिए लागू होगा जो यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर डाउनलोड करके कंप्लीट। बिहार के अंदर आपको होना थोड़ा सा जरूरी है, वहां से आपको, लेकिन कोई अगर ये सोचे कि जाति प्रमाण पत्र होगा मेरा तो वो कंफर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्रीमी लेयर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा, आपका क्रीमी लेयर होना चाहिए। आप अस्थायी निवासी, मूल निवास बिहार के होने चाहिए, डोमिसाइल आपका होना चाहिए, तभी आपको ये जो आरक्षण का कोटा है, आरक्षण की जो चीजें हैं वो आपको लागू होंगे और आपको मिलेंगे। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे चलिए आगे अब हम लोग फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि आवेदन के लिए शुल्क कितना देय होगा। तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनके लिए 600 लगेंगे, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो छात्र होंगे उनको 150 रुपया लगेगा, लेकिन वे बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए। जबकि आरक्षित और अनारक्षित जो भी महिलाएँ होंगी, लेडीज़ होंगी, उनके लिए सिर्फ 150 रुपये लगेंगे। जबकि बिहार राज्य से बाहर के जो भी पुरुष या महिला होंगे उनको 600 रुपये लगेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये छात्रों से अच्छा खासा रुपए वसूले जाएंगे सरकार के द्वारा। और वसूले इसलिए जाएंगे, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद ये देख रहे होंगे कि जो आपकी
फॉर्म फिलअप का क्राइटेरिया दिया गया है, मेरिट लिस्ट डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो साथियों, आप फॉर्म को बिल्कुल भरिए, इसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता है क्योंकि वो अपने खुद का तो बनाया हुआ है नहीं, वो सरकार ने दिया है। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसको जरा देख लेते हैं कि आखिर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो गई हैं, कितने वैकेंसीज हैं। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इसी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको आईटीआई का किस ट्रेड के अंदर कितना वैकेंसीज है वो सारी चीज मिलेंगी। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक आप इसको जरूर देखिए। देखिए, अगर हम बात करें आईटीआई के मशीनिस्ट के लिए, तो देखिए मशीनिस्ट के लिए वही बातें हैं, आपका मशीनिस्ट के अंदर आईटीआई होना चाहिए। ये आईटीआई से रिलेटेड है, तो सारे ट्रेड जो आपका ट्रेड है ना, अगर मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट में फॉर्म भर सकते हो, अगर फिटर है तो फिटर में भर सकते हो, फिटर वाला टर्नर में नहीं भर सकता है, टर्नर अगर है तो सिर्फ टर्नर में भर सकते हो, अगर मैकेनिक डीजल है तो सिर्फ मैकेनिक डीजल में भर सकते हो, अगर इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में भरेगा, आईसीटीएसएम है तो आईसीटीएसएम में भरेगा। तो जो जिस ट्रेड का होगा उसी ट्रेड का फॉर्म वो भर सकता है। उस ट्रेड का अगर उन्होंने CITS कर रखा है तो और बेहतरीन बात है, उनको और ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। यही सारी चीज दिए गए हैं। तो देखिए, जो मशीनिस्ट है उनको उनकी जो कुल सीटें हैं वो कुल सीटों की संख्या है 3। मशीनिस्ट में कुल सीट की संख्या सिर्फ 3 दी गई है। मशीनिस्ट में कुल सीट की संख्या कितनी दी गई है? तो देखिए साथियों, मशीनिस्ट में कुल सीट की संख्या 3 दी गई है। तो मशीनिस्ट वालों के लिए सिर्फ 3 ही सीट है, 2 जनरल के अंदर है और 1 ओबीसी के अंदर है, 2 जनरल और 1 ओबीसी के अंदर। नेक्स्ट अगर देखें तो जो उसके अंदर हैंडीकैप है उसके लिए 1 भी सीट नहीं है। आगे अगर हम देखें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो अगर आरएससी के अंदर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आपके लिए कुल 11 सीटें हैं, जिसके अंदर अनारक्षित जो जनरल है उसके लिए 1 सीटें हैं, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस जो होंगे उनके लिए 1 सीटें हैं, और महिला के लिए 3 सीटें हैं। महिला को 35% आरक्षण रोस्टर को लागू करते हुए 3 सीटें दी गई हैं, जबकि अगर हम हैंडीकैप की बात करें तो 1 भी सीटें नहीं है। ठीक वहीं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 4 सीटें हैं, एक जगह और सीटें दी गई हैं आपको। अगर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, आप वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट में आपको पता चलेगा कि कितनी सीटें किसको मिला है। और एक बात अगर आप अपना वीडियो देखना चाहते हो कि जो भी ट्रेड है उसका डायरेक्ट मुझे मिल जाए, नीचे टाइमलाइन दिया गया है, टाइमलाइन के अंदर आप देख सकते हो कि आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करोगे, आपकी वीडियो आपके ट्रेड के पास चली जाएंगी, वहां से आप देख पाएंगे। अगर आप देखिए तो 1 सीटें महिला के लिए भी दी गई हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हैंडीकैप के लिए 1 भी सीट नहीं है। अगर फिटर की बात करूं तो फिटर के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, उनके लिए कुल 105 सीट दी गई है, जो कि जनरल के लिए 55 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीटें हैं, 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 14 है, 5 पिछड़ा वर्ग के लिए है और 4 पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए है। जबकि महिला की अगर मैं बात करूं तो महिला जो है वो 32 सीटें हैं, और इस 32 सीटों के साथ में यहाँ पर भी आरक्षण रोस्टर को लागू करते हुए महिला के अंदर भी सीट दी गई है। साथ के साथ अगर जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी नाती पोते हैं तब उनके लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। जबकि अगर मैं हैंडीकैप कोटा की बात करूं तो हैंडीकैप के अंदर 1-1 सीटें दिए गए हैं, कुल मिलाकर ये 4 सीटें हैंडीकैप के लिए दिए हैं, और ये 4 हैंडीकैप दिए गए हैं, आप आगे देखें ना। खैर, फिर आते हैं लोग टर्नर के अंदर। तो अगर आप टर्नर से आईटीआई किए हैं तो आपके लिए 8 सीटें हैं, और यहाँ पर 2 सीटें महिला के लिए रिजर्व है, जबकि 1 सीट जो है वो है आपकी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती के लिए। आगे अगर हम देखूं तो आगे 1 सीटें जो हैं वो दिए गए हैं आपके हैंडीकैप के लिए। नेक्स्ट, अगर आपका ट्रेड मैकेनिक ट्रैक्टर है तो आपके लिए 2 पोस्ट दिए गए हैं, जबकि हैंडीकैप के लिए 1 भी नहीं है। अगर मैकेनिक मोटर व्हीकल है तो मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए एमएमवी के लिए 6 सीटें दी गई है, जबकि महिला के लिए 2 सीटें दिए गए हैं। और अगर हैंडीकैप कोटा की बात करूं तो यहाँ पे 1 भी सीट नहीं है। नेक्स्ट, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, अगर आपने इस ट्रेड के अंदर आईटीआई कर रखा है तब आपके लिए 5 सीटें दी गई है, जबकि महिला के लिए 1 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट,
अगर आप हैंडीकैप कोटा से हो तो यहाँ पे एक भी सीट आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पे मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, तो यहाँ पे आपको 2 सीट दी गई है, जबकि हैंडीकैप के लिए कोई सीट नहीं है, महिला के लिए भी कोई सीट नहीं है। और आगे अगर आप देखो तो आपकी मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक डीजल के लिए 86 सीट है, बहुत ही तगड़ी वैकेंसीज है मैकेनिक डीजल के अंदर। मैकेनिक डीजल में 86 सीट है प्लस 27 सीट महिला के लिए है। 2 जो सीट है वो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते के लिए है। और अगर हम बात करें हैंडीकैप कोटा के अंदर तो यहाँ पे कुल 4 पोस्ट हैं, हैंडीकैप कोटा के अंदर 4 पोस्ट हैं। फिर अगर हम बात करें वेल्डर की, वेल्डर के अंदर भी अच्छे खासे पोस्ट हैं, 76 प्लस 24, 76 जो है वो आपके जेंट्स के लिए दिए गए हैं, जनरल के दिए गए हैं, जबकि महिला के लिए 24%, 24 जो है 24 महिला के लिए है। 2 जो पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हमारे स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता के लिए है, जबकि 4 पोस्ट आपको दिए गए हैं हैंडीकैप कोटा के अंदर। हैंडीकैप के लिए 4 पोस्ट दिए गए हैं। वैसे ही प्लम्बर देखो तो प्लम्बर एक नया ट्रेड इंट्रोड्यूस किया गया है और ये जनरली हर जिला के अंदर एक एक ट्रेड लगभग दिए गए हैं। तो वैसा देखिए तो 32 प्लम्बर के पोस्ट हैं, 10 महिला के लिए दिए गए हैं। और अगर इसके अंदर मैं हैंडीकैप कोटा की बात करूं तो एक हैंडीकैप है, एक पोस्ट आपके हैंडीकैप कोटा के अंदर दिए गए हैं। फिर वैसे ही अगर फाउंड्री मैन की बात करूं तो 3 पोस्ट फाउंड्री मैन के लिए है, 2 महिला के लिए रिजर्व है। और इसके अंदर आपके जो हैंडीकैप कोटा है उसके लिए 0 पोस्ट है, हैंडीकैप के लिए कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट टेक्नीशियन मैट्रोनिक्स, अब यहाँ पे जो पोस्ट है ना वो कुल 2 पोस्ट है, इसके अलावा और कोई भी पोस्ट इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग का जो है 4 पोस्ट दिया गया है, ये अच्छा न्यू कमिंग्स हैं तो इसके लिए 4 पोस्ट है और 1 पोस्ट महिला के लिए है। चूंकि हर एक कॉलेज के अंदर ये ट्रेड है नहीं, इसीलिए केवल 4 पोस्ट है। नेक्स्ट अगर देखिए तो इसके अंदर हैंडीकैप के अंदर भी कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिशियन, इसके अंदर एक ह्यूज नंबर के अंदर आपको वैकेंसीज हैं 153, कुल 153 पोस्ट है, जबकि 49 जो पोस्ट दिए गए हैं ना वो आपके महिला के लिए है, जबकि 4 जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उसके नाती पोता के लिए 4 पोस्ट दिए गए हैं, जबकि 6 जो दिया गया है ना ये 6 हैंडीकैप कोटा के लिए दिया गया है। अगर आप आगे देखो तो मैट्रोनिक्स मैकेनिक जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो है इसके लिए 130 पोस्ट दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, जबकि 44 पोस्ट जो दिया गया है ना वो आपको महिला के लिए आरक्षित है, जबकि 3 पोस्ट आपके स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता के लिए है और 5 पोस्ट जो दिए गए हैं वो आपकी हैंडीकैप कोटा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए आप वायरमैन, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 24/2023 है। देखिए हर किसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग दिया गया है, जो मैं पीछे नहीं बताया हूं, आप ये देख सकते हो। और यहां से आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ करके और भी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप ले सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे 11 पोस्ट दिए गए हैं वायरमैन का और 2 दिया गया है आपके महिला के लिए आरक्षित। नेक्स्ट अगर देखिए तो यहाँ पे एक पोस्ट दिया गया है दिव्यांगजन के लिए, यानी कि जो हैंडीकैप है उनके लिए 1 पोस्ट है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5 पोस्ट दिया गया है, जबकि 1 पोस्ट महिला के लिए यहाँ पे आरक्षित है। आगे हैंडीकैप में कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट हैं, बाकी और कोई भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इसके लिए 23 पोस्ट है, जबकि 7 पोस्ट आपकी महिला के लिए हैं। और अगर आप देखें तो आपके हैंडीकैप के लिए 0 है, हैंडीकैप के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दौड़ धूप वाली काम होती है, शायद इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT स्मार्ट एग्रीकल्चर का कुल 5 पोस्ट दिया गया है। IoT का 5 पोस्ट दिया गया है, जबकि 1 महिला के लिए दिया गया है। अगर आपने IoT से ITI कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट अगर आप देखें
तो हैंडीकैप कोटा के अंदर कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट, IoT टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी, ये एक नई ट्रेड है। इस ट्रेड के लिए भी 4 पोस्ट दिए गए हैं और बाकी 0 पोस्ट हैं। अगर आगे देखें हैंडीकैप के अंदर तो 0 पोस्ट हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो स्मार्ट हेल्थ केयर का है IoT का, तो इसके अंदर 9 पोस्ट दिए गए हैं और 3 पोस्ट दिए गए हैं महिला के लिए। जबकि अगर हम बात करें आगे हैंडीकैप कोटा के लिए तो यहाँ पे 0 पोस्ट दिए गए हैं, जबकि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 1 पोस्ट सिर्फ दिया गया है। और अगर आगे इनकी हैंडीकैप कोटा देखें तो 0 है। 11 पोस्ट ड्राफ्टमैन सिविल के लिए दिया गया है। जो ड्राफ्टमैन सिविल है उसके लिए 11 पोस्ट हैं और जो महिला है उसके अंदर ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर उसके लिए 4 पोस्ट दिए गए हैं। जबकि हैंडीकैप कोटा के अंदर कोई भी सीट नहीं है। और अगर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की बात करें यानी कि ICTSM जो कि 33/2023 विज्ञापन संख्या है, इसके अंदर एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट में वैकेंसीज है। 119 प्लस महिला के लिए 40, 2 जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता के लिए है। यहाँ पे देखिए जो आपको 119 पोस्ट दिया गया है ना, यहाँ पर ICTSM एक नया ट्रेड इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके अंदर बहुत कम CITS वाले बंदे मिलेंगे। CITS बहुत कम छात्र उपलब्ध होंगे भी तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे नहीं होंगे। प्लस इसके अंदर अप्रेंटिस वाले ना मिलेंगे, वो भी कम होंगे। तो वैसे छात्र जो फ्रेश हैं, ये इकलौता ट्रेड है ITI के अंदर जो ICTSM से ITI किया होगा ना, उस बच्चे का आप श्योर मान के चलो उनकी जो कंपटीशन होगा ना वो काफ़ी कम होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारी हैंडीकैप के लिए भी आपको अच्छे खासे अमाउंट में 5 पोस्ट दिए गए हैं। अगर आप आगे देखिए तो विज्ञापन संख्या 34/2023 सर्वेयर का है और कुल 2 पोस्ट है। 1 पोस्ट महिला के लिए भी है। अगर आप आगे देखें हैंडीकैप में कोई नहीं है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से अगर आपने ITI कर रखा है तभी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत सारे ऐसे कह रहे थे कि सर जो ITI वाले हैं क्या वो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। वैसे छात्र जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से ITI किए होंगे ना वो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा सकते हैं और उनके लिए 85 पोस्ट दी गई है। 25 पोस्ट महिला के लिए है, 2 है स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते के लिए और साथ के साथ आपके 4 पोस्ट दिए गए हैं हैंडीकैप के लिए। तो अगर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल जो है ना, तो पीछे आपने देखा था कि 4 पोस्ट तो वहां पर थे और 1 महिला के लिए था, 5 पोस्ट था, जबकि 85 पोस्ट यहाँ पर है, प्लस 25 पोस्ट है, प्लस 2 पोस्ट है, प्लस 5 पोस्ट है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट में ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए पोस्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारी 36 यानी कि लास्ट ITI के लिए जो हमारी सिलेबस दी गई है, जो हमारा नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 पोस्ट है। 36/2023 का कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडेड जो है एम्ब्रॉयडरी डिजाइन, इसके लिए कुल 1 पोस्ट है। कुल मिलाकर के जो आपने देखा ये हमारा ओवरऑल सीट का जो बंटवारा है हर एक ट्रेड का, किसका कितना पोस्ट है, कितना है, किस सेक्शन के अंदर है, वो आपको मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट के अंदर लिख सकते हो या फिर मुझे पर्सनली फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी मैसेज आप मुझे दे सकते हैं। हो सकता है कि रिप्लाई करने में थोड़ी सी देर हो, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि आपको हर किसी को मैं रिप्लाई करूं। तो साथियों उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ लेना। थैंक यू। जय हिंद।